सो हे हाय हेलो गाइस, होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद इस कैग को स्टार्ट करते हैं। सीधे स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ आरू की जीप उसके मेंशन के सामने आकर रुकती है। रात के 11:30 हो रहे थे और हवेली के सभी लोग सो चुके थे। आरू जीप से उतरकर सीधा हवेली के अंदर जाती है कि तभी उसे किचन की लाइट जलती हुई दिखाई देती है। उसका ध्यान तुलसी पे जाता है, जो कि डाइनिंग टेबल पे सर रख के सो रही थी। तुलसी को डाइनिंग टेबल पे इस तरह से सर रखे सोते हुए देखकर पहले तो आरू हैरान हो जाती है और फिर कुछ सोच के तुलसी की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। उससे वो तुलसी के पास जाती है और उससे कहती है, ओए, यहाँ क्यों सो रही हो? आरू की आवाज़ सुनकर तुलसी झट से उठ जाती है। इस वक्त उसकी आंखें बिल्कुल नींद से भरी हुई थी, जो कि हल्की नशीली लग रही थी। आरू को तो बस तुलसी के मासूम चेहरे को तुलसी के मासूम चेहरे को बस देखे जा रही थी। उसका बस चलता तो वो पूरी जिंदगी भर यूं ही तुलसी को देखती रहती। तुलसी जल्दी से कुर्सी से उठ के कहती है, आप हाथ मुंह धोकर आइए, हम खाना गर्म कर देते हैं। इतना कहकर वो जैसे ही रसोई की तरफ जाने के लिए मुड़ती है कि तभी आरू उसकी कलाई को पकड़ लेती है। आरू के इस तरह कलाई पकड़ने पर तुलसी के अंदर सनसनाहट सी होती है। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो अपनी बेकाबू धड़कनों को काबू में करते हुए आरू की तरफ देखती है, तो वही आरू उसे अपनी भौहें उचका के रूखे हुए स्वर में कहती है, तुमको किसने कहा था मेरे लिए खाने पर इंतजार करने के लिए? इस पर तुलसी बेहद मासूमियत से कहती है, अब आप हमारे पति हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम आपका ख्याल रखें। आरू तुलसी के फेस को एकटक देखते हुए कहती है, तुमने खाना खाया? जिस पर तुलसी मासूमियत से ना में सिर हिलाती है। तब आरू अपने माथे पर खुजलाते हुए और खुद का गुस्सा शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं होता है। फिर वो गुस्से में तुलसी की ठोड़ी को पकड़कर दांत पीसते हुए कहती है, क्यों नहीं खाया खाना? मैंने मना किया था तुमको। क्या दिखाना चाहती हो सबको? यही कि तुम कितनी पवित्र व्रता पत्नी हो, जो अपने पति के बिना खाए पानी का एक घूंट भी नहीं पीती है। आरू की बातें सुनकर तुलसी की आंखें नम हो जाती हैं। तुलसी की नम आंखें देखकर आरू को और गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में एक एक शब्द को चबाते हुए कहती है, बस ये आंखों से हरदम गंगा जमुना ही बहाना आता है तुम्हें। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, जिसके बाद तुम दोबारा मेरे खाने पर इंतजार ही नहीं करोगी। आरू तुलसी को छोड़ के किचन में जाती है और एक प्लेट में भर भर के खाना डालने लगती है। वहीं तुलसी बस सिसकते हुए डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी। कुछ ही देर में आरू प्लेट में खाना लेकर आती है और तुलसी के बाजू को पकड़कर उसको वही चेयर पे बिठा देती है। फिर खुद उसके बगल में बैठती है और अपने हाथों से बड़ा बड़ा निवाला बनाकर तुलसी को खिलाने लगती है। वहीं तुलसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शादी से पहले उसे खाने पर डांट मिलती थी, सजा मिलती थी, अब उसे ना खाने पर सजा मिल रही है। आरू एक के बाद एक बाइट तुलसी के मुंह में ठूसे जा रही थी, जिसके चलते तुलसी को खाया नहीं जा रहा था। वो जैसे खाने को मुंह से बाहर निकालने वाली होती है। आरू उसे बोलती है, सोचना भी मत।
ये खाना तुम्हारे मुंह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर एक भी दाना मुंह से बाहर आया तो फिर पूरा खाना मुंह में ठूस के खिलाऊंगी। जिस पर तुलसी मासूमियत से हाँ में सिर हिला के धीरे धीरे खाने को निकलने लगती है। कुछ ही देर में तुलसी का खाना खा लेती है और वहाँ जूठी थाली उठा के वहाँ से जाने लगती है। तब आरू उसे जाते हुए देखकर बोलती है, ओ धर्मपत्नी जी किधर? जिस पर तुलसी बोलती है, जूठी थाली रखने जा रहे हैं और बर्तन भी धोने हैं। जिस पर आरू उसे घूरते हुए तेज आवाज में बोलती है, मैंने तुम्हें बोला जाने को? तुम पागल वागल हो? तुमको ज्यादा ही शौक नहीं चढ़ रहा है काम करने का? इसी तरह करती रहोगी तो एक दिन काम करते करते ही मर जाओगी। समझ में आया? आरू की बात सुन के तुलसी आरू को देखती है और फिर वो जूठी थाली को देख के कहती है, इस जूठी थाली को कहाँ रखे? जिस पर आरू एक नज़र तुलसी के मासूम से चेहरे को देखती है और फिर चिढ़ती हुई कहती है, मेरे सिर पे रख दो। और फिर एकदम से, सच में मत रख देना, अब जल्दी से थाली किचन में रख के रूम में आओ, कुछ बात करनी है। इतना कहकर आरू वहाँ से चली जाती है। वहीं तुलसी भी किचन में थाली रखने चली जाती है। इधर आरू रूम में आती है और अपने कपड़े चेंज करके बेड पर आंखें बंद करके बैठ जाती है। तभी उसके कानों में पायल की आवाज़ आती है, जिससे कि आरू समझ जाती है कि तुलसी आ गई है। वो अपनी आंखें बंद किए हुए कहती है, दरवाज़ा बंद करके आओ। जिस पर तुलसी दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर धीरे धीरे चलते हुए बेड की तरफ आने लगती है और बेड के पास आकर खड़ी हो जाती है। तब आरू उसे एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर अपनी सर्द आवाज़ में कहती है, तुमको क्या बेड पे आने के लिए अलग से कहना पड़ेगा? जिस पर तुलसी नाम में सिर हिलाकर जैसे बेड पर चढ़ती है, तभी आरू उसके बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे कि तुलसी सीधे आरू के गोद में जाके गिरती है। अचानक आरू के गोद में गिरने पर वो चिहुक सी जाती है। वो आरू के गोद से उठने के लिए छटपटाने लगती है। तब आरू उसकी वेस्ट को पकड़कर वापस अपनी गोद में बिठाते हुए अब कहती है, क्यों मछली की तरह छटपटा रही हो? खा नहीं जाएंगे? आरू की बात सुनकर तुलसी अपना चेहरा नीचे कर लेती है। तुलसी को इस तरह अपने फेस को नीचे किए चुपचाप अपने गोद में बैठा देखकर आरू के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अपने गोद में तुलसी को देखकर उसके दिल में कुछ न कुछ हो रहा था। वो अपनी उंगलियों से तुलसी की ठोड़ी पकड़ के ऊपर करके देखती है कि तुलसी की आंखें आंसुओं से भरी है। उसकी आंखों से आंसू किसी भी पल बाहर आने को तैयार थे। तुलसी की आंखों में आंसू देखकर आरू की आंखें कठोर सी हो जाती हैं। आरू बोलती है, ये आंखों में आंसू क्यों है? मैंने तुमको मारा है क्या? जिस पर तुलसी नाम में सिर हिलाकर मासूमियत से कहती है, आप जब से आई हैं तब से डांट रही हैं। वहीं तुलसी को ऐसे देखकर आरू को हंसी भी आ रही थी और तुलसी पे प्यार भी आ रहा था। वो तुलसी के बालों में हाथ फेरते हुए नर्म आवाज में कहती है, मैं तुम्हें डांट नहीं रही थी, लेकिन मुझे नहीं पसंद कि तुम मेरे खाने पर देर रात तक इंतज़ार करो या मेरे लिए जागो। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी गुलाम नहीं। तुम्हारी खुद की भी अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी है, तो अपने पसंद से कुछ भी करो, किसी के डर से नहीं। तुलसी एक टक आरू की बातें सुन रही थी
उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आरू ऐसा सोचती है। वरना वो जितनी भी बातें सुनी थी वो सब बेकार की थी। यहाँ आरू को नहीं पसंद था कि तुलसी ये सारे काम उसके लिए करे। इतना सुन के तुलसी के दिल में आरू के लिए उसकी इज्जत और बढ़ जाती है। अचानक ही तुलसी के दिमाग में शीतल की बातें आती हैं कि वो कभी आरू को वो सुख नहीं दे पाएगी जो आरू को चाहिए। ये सब याद आते ही फिर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तुलसी की भीगी पलकें आरू से छुपी नहीं थी। वो तुलसी के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहती है, तुम कहोगी या मैं कहूँ? जिस पर तुलसी आरू को देखने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि आरू किसके बारे में बात कर रही है, लेकिन फिर उसे थोड़ा समझ आता है कि आरू क्या जानना चाहती है। तुलसी इस वक्त वो सवाल आरू से करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इस वक्त उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। तुलसी डरते हुए अपनी पलकें झुकाए हुए कहती है, आप मेरे करीब क्यों नहीं आते हो? आप वो सब क्यों नहीं करते हो जो सबके बीच में होता है? आपने कभी मुझे छुआ भी नहीं है। क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? क्या मेरे अंदर कोई कमी है, या फिर आप किसी और को पसंद करती हो? इतना कहकर तुलसी अपने जवाब की उम्मीद में आरू को देखने लगती है। वहीं आरू भी तुलसी को ही देख रही थी। आरू के इस तरह देखने पर तुलसी को अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था कि कहीं आरू गुस्सा ना हो जाए और गुस्सा होकर उसे कोई सजा न दे दे। इस टाइम वो अपनी उंगलियों को आपस में उलझाते हुए अपने डर को कम करने की कोशिश कर रही थी। आरू तुलसी के नाजुक और छोटे छोटे हाथों को अपने हाथ में लेती है और उससे चूम लेती है। वही आरू के होठ जैसे ही तुलसी के हाथों पर पड़ते हैं, तुलसी के रोम रोम सिहर जाता है। आरू तुलसी के हाथों को थामे हुए कहती है, तुम में कोई कमी है, कोई कमी नहीं है। कमी तुम्हारी एज में है। तुम अभी इन सब के लिए बहुत छोटी हो। वैसे भी तुम्हें अगर कोई फूंक मार दे तो तुम उड़ जाओ, फिर ये सब तुम झेल नहीं पाओगी। भले ही हम तन से एक ना हुए हो, भले ही हमारे बीच अभी भी कोई जिस्मानी रिश्ता ना बना हो, लेकिन आरू इतनी कमज़ोर नहीं है कि किसी भी राह चलती औरत के अदाव पे फिसल जाए। जब मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा तब से ही तुम मेरी हो गई और मैं भी तुम्हारी हो गई। और फिर तुलसी को छेड़ते हुए, वैसे तुमने बताया नहीं कि क्या होता है? तुलसी जो ध्यान से आरू की बातें सुन रही थी, आरू की आखिरी लाइन सुन के उसके कान और गाल गर्म हो जाते हैं। वो जल्दी से अपनी पलकें झुका लेती है और वहीं तुलसी के शर्म से लाल गालों को देखकर आरू के होठों पर भी स्माइल आ जाती है। वो फिर तुलसी को छेड़ते हुए कहती है, बताओ ना, क्या होता है सुहाग रात? वो इतना ही कहती है कि तुलसी जल्दी से उसके होठों पर अपने हाथ रख के नाम में सिर हिला के कहती है, छी, ऐसी बातें मत करो, ये गंदी बातें होती हैं। आरू तुलसी का हाथ अपने होठों से हटाकर मुस्कुराकर कहती है, इसमें गंदी बात जैसी क्या है? ये तो हर कोई करता है, हम लोग भी करेंगे। तुलसी को छेड़ते हुए कहती है, जब तुम मेरे नीचे होगी और वो मदहोशी भरी आवाजें निकलेंगी। आरू को इस तरह से बातें करता देखकर तुलसी शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि उसके सामने जो इंसान है वो आरू है, जो हर टाइम गुस्से में रहती है। तुलसी अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक के कहती है, मत कहिए ना, शर्म आ रही है।
इधर आरू तुलसी के चेहरे से हाथ हटा के कहती है, मुझसे कैसी शर्म? मैं तुम्हारे सारे शर्म का पर्दा उतार दूंगी। तुलसी आरू के चेस्ट पे मारते हुए कहती है, सच में आप बहुत गंदे हो, कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो। तुलसी के हाथों से आरू को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, उल्टा उसे मजा आ रहा था। वो तुलसी के हाथों को पकड़कर अपने चेस्ट से लगाकर कहती है, सच में तुम आई हो तो जैसे लगता है सब कुछ बदल गया है। और फिर इसी तरह मस्ती मजाक करते हुए दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह तुलसी उठती है और वो नहा के शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। उसने आज एक प्यारा सा ब्लू कलर का साड़ी पहना हुआ था जो उसके गोरे रंग पे काफ़ी जच रहा था। वो ड्रेसिंग टेबल से झुमका उठाकर पहन लेती है और इस वक्त तुलसी पूरी तरह से तैयार थी। वो अपने सर पे पल्लू लेकर खुद को शीशे में निहारने लगती है। उसे आज खुद को देखने में काफ़ी शर्म आ रही थी क्योंकि बीती रात आरू ने उसे जिस तरह से बातें की थी और उसे कहा था, उसके बारे में सोच सोच के तुलसी के पेट में बटरफ्लाईज उड़ रही थी। अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आता है। वो देखती है कि आरू बिल्कुल बेफिक्र होके सो रही है। आरू को देखकर पता नहीं फिर तुलसी को क्या होता है, वो शर्माने लगती है। ये तब तक आरू की भी नींद खुल जाती है। वो तुलसी की तरफ देखती है तो देखती है कि तुलसी वहीं खड़ी खड़ी कुछ सोच रही है और खुद से हंस रही है। वो तुलसी के पास जाती है और उसकी ठोड़ी को पकड़ के सॉरी अपने फेस को तुलसी के कंधे पे रखती है और फिर पूछती है, क्या हुआ, क्या बात है, इतनी शर्म आ रही है सुबह सुबह? जिस पे तुलसी कुछ नहीं कहती है। वहीं आरू जब देखती है कि तुलसी कुछ नहीं बोल रही है तो वो फिर बोलती है, क्या हुआ बताओगी, क्या हुआ है? अभी वो इतना बोल ही रही थी कि तभी आरू का फ़ोन बजने लगता है। तो आरू जाके फ़ोन उठाती है और बात करते करते रूम से बाहर निकल जाती है। लेकिन इधर हमारी तुलसी वो चुपचाप आरू को जाते हुए देख रही थी। इस वक्त उसके मन में पता नहीं क्या क्या से सवाल चल रहे थे। फिर तुलसी नीचे आती है तो देखती है कि रसोई में भाभी स्टोव निकाल रही हैं। उन्हें स्टोव निकालता देखकर तुलसी पूछती है, भाभी आप ही स्टोव क्यों निकाल रही हैं, हम तो गैस पे खाना बनाते हैं ना। इस पर भाभी कुछ कहती उससे पहले ही शीतल रसोई के अंदर आते हुए तुलसी पर ताना मारते हुए कहती, तुम्हारी सुबह सुबह कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो गई है? पता भी है भाभी कब से काम कर रही हैं और एक तुम हो जो महारानी की तरह हिलते डुलते आ रही हो। शीतल की बात सुन के तुलसी की आंखें फिर से नम हो जाती हैं। वो कुछ नहीं कहती है। वहीं तुलसी को जवाब देता ना देखकर शीतल उसे और सुनाते हुए कहती है, तुम इस हवेली में बहू बनकर आ गई, इतना ही काफ़ी है। अगर तुम नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकती थी यहाँ पे कदम रखने का। इधर तुलसी बस उसकी बातें सुन ही रही होती है, उसे कोई भी जवाब नहीं देती है। शीतल की इतनी सारी बातें सुनना लेकिन तुलसी का जवाब न देना, ये भाभी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो एक नज़र तुलसी को देखती हैं और फिर शीतल से कहती है, बस करो, बहुत बोलती हो तुम, तुलसी बच्ची है, इतना क्यों सुना रही हो उसे। मुझे तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं है और
तुलसी के आने से पहले भी मैं पूरे हवेली की जिम्मेदारी उठाती थी। तब तो तुम भी यहाँ रहती थी। तुम्हें तब याद नहीं आया कि मैं अकेले काम करती हूँ? आज बड़ी चिंता हो रही है तुम्हें मेरी। और रही बात तुलसी के काम करने की, तो तुलसी बहुत काम करती है, मेरी बहुत मदद करती है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुलसी मेरी देवरानी बनी है। इधर भाभी की बात सुन के तुलसी के होठों पर स्माइल आ जाती है। वही शीतल गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच के पैर पटकते हुए किचन से निकल जाती है। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या हुआ। और हाँ, ये मेरा दूसरा चैनल है, क्योंकि कुछ कारणों के चलते उस चैनल पे स्टोरी अपलोड नहीं होगी। तो जो प्यार आप लोग उस चैनल को दे रहे थे, वही प्यार आप लोग मुझे यहाँ इस चैनल पर दीजिए। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।